हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लास पर। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, आप लोग पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूं क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर लेकर के। अगर आप लोग भी 17 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो तो मैं इस वीडियो में जितने भी गद्य खंड से चैप्टर है, यानी टोटल 12 चैप्टर, उसका पूरा निचोड़, जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, सारा का सारा मैंने इस वीडियो में कवर किया है। लगभग 400 से 500 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, जो कि आप लोग के लिए मतलब एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। और इसका जो गद्य खंड होगा यानी पार्ट दूसरा होगा, वो मैं अगले शाम को लेक्चर यानी 7 बजे अपलोड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। यानी एग्जाम देने से पहले हिंदी को पूरा निचोड़ हम लोग का मतलब खत्म कर देंगे। ठीक है ना। बस इस वीडियो के शुरू से लेके एंड तक देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना समय देर करते हुए चलिए क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? हाँ, मैंने इस वीडियो में टॉपिक बाय टॉपिक यानी चैप्टर बाय चैप्टर मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन उठाया है, तो आप लोगों को जरा सा भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अम्बेडकर। अगला सवाल, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। अगर आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ को देख करके हमारा रिवीजन हो जाए, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वहां से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से बिना वीडियो देखे भी आप रिवीजन वहां से कर सकते हैं। अगला सवाल है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? दिसंबर 1956 में। कहाँ हुई? दिल्ली में। ठीक है। आपको याद रखना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण के संपादित अंश है? यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अंश है। ठीक है। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? यानी पैतृक पेशा हो जाएगा। अगला, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। अगला, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? यानी जाति प्रथा का माना जाता है। ठीक है। अगला, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? यह अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। अगला, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? जाति प्रथा जीवन भर के लिए पेशे को बांध देती है। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? यानी भाईचारा। अगला, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित की गई है? यानी 21 खंडों में की गई है। ठीक है। 21 खंडों में की गई है। अगला, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के कहने पर गए थे। ठीक है। अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ललई सिंह यादव द्वारा रूपांतरित है। अगला, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ क्या है? तो विडंबना का अर्थ है उपहास। उपहास। ठीक है। अगला, बुद्धा एवं बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन है? प्रेरक व्यक्ति जो ज्योतिबा फूले। प्रेरक व्यक्ति कौन है? ज्योतिबा फूले। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? यानी उनके नाम पूछ रहा है, तो बुद्ध नाम था, कबीर नाम थे और ज्योतिबा फूले। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? भारतीय निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। अगला, आधुनिक मनु कहा गया है किसको? आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना कौन सी है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन वुमेन। ठीक है। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का। बहिष्कृत भारत। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कहा? महू मध्य प्रदेश में। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है? तो यह श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। संचारित का शब्दार्थ क्या होता है? संचारित का मतलब प्रवाहित है ना। अगला, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसके पेशा का निर्धारित कर देती है? वह है जाति व्यवस्था। अगला, भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? भारत की जाति प्रथा का विशेषता श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है।
अगला, द कास्टस इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए आवश्यक किसको माना जाता है? तो श्रम विभाजन को माना जाता है। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो पीएचडी की उपाधि 1916 में प्राप्त की थी। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था भीमाबाई। ठीक है। अगला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल। अगला, मुक नायक क्या है? तो मुक नायक एक पत्रिका है। ठीक है। अगला सवाल, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है? जिसका कारण क्या है? बेरोजगारी। अगला सवाल, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? तो ये श्रम विभाजन को माना जाता है। ठीक है। अगला सवाल, बाबा साहेब का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला सवाल, सभ्य श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता को। ठीक है। अगला, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये गद्य की निबंध विद्या है। ठीक है। अगला, भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में किसकी रचना की है? तो भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से जाति प्रथा और श्रम विभाजन की रचना की है। अगला, विश्व के दांत कैसी कहानी है? तो विश्व के दांत एक श्रमिक सामाजिक एवं मानव वैज्ञानिक कहानी है। विश्व के दांत के लेखक कौन है? तो विश्व के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। अगला, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो ये खोखा के अनुसार। ठीक है। खोखा के अनुसार बदल दिया गया था। अगला, विश्व के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? तो निम्न वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। अगला, नलिन विलोचन शर्मा जी का माता का क्या नाम था? नलिन विलोचन शर्मा जी के माता का नाम रत्नावती शर्मा था। अगला, नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ? तो जन्म हुआ था 1916 में। ठीक है। अगला, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 1916 में। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल, विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधों के उजागर करती है? तो ये मध्य वर्ग को मतलब उजागर करती है। नलिन विलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा भाषी थे? तो जन्मता से भोजपुरी भाषा भाषी थे। ठीक है। अगला, लेखक ने एमए किस विद्यालय से किया? किस विश्वविद्यालय से किया? तो ये पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने किया था। अगला, किसके मोटर की चमक दमक से कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रियों से सेन साहब की मोटर को चमक दमक से कोई खतरा नहीं था। अगला, आलोचनाओं में से किस शैली को अपनाते थे? आलोचनाओं आलोचनाओं में से वे किस शैली को अपनाते थे? तो आधुनिक शैली को अपनाते थे। कौन? नलिन विलोचन शर्मा। सेन साहब की नई मोटर कार की रंग कैसा था? नया रंग कैसा था उनकी कार का? तो काला रंग का था। ठीक है। सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल इंड, उसका नाम है स्ट्रीमल इंड। ठीक है। अगला, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो सेन साहब की 5 बेटियां थी। अगला, विश्व के दांत किस कहानी के वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को उजागर करती है। अगला, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो नलिन विलोचन शर्मा का रामावतार शर्मा नाम था, पिता का नाम था। अगला, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ प्रारंभ किनकी कविताओं से जुड़ा हुआ है? तो ये नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है। अगला सवाल, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में। अगला सवाल अगला सवाल है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे? ठीक है। अगला सवाल, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय बताते थे? कौन सा विद्यालय बताते? किंडरगार्टन स्कूल। किंडरगार्टन स्कूल। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो 2 दांत तोड़ डाले थे। अगला, खोखा किसको कहते हैं? खोखा कासू को कहते हैं। ठीक है। अगला, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार। ठीक है। अगला, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, कौन? उसका नाम है आरती। ठीक है। अगला सवाल, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो खोखा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगला, मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। ठीक है। अगला सवाल, दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा जी की रचना है। अगला, विश्व के दांत कहानी की गई है विश्व के दांत के तथा अन्य कहानियों के संग्रह से। अगला, सेन साहब के बेटे का क्या नाम था?
ठीक है। अगला जो है काशू, इसका नाम हो जाएगा। अगला, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र 7 से 8 साल रही होगी। ठीक है। अगला, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। और किसे इस बात पर गर्व था? तो माता पिता को गर्व था। ठीक है। किसको गर्व था? माता पिता को गर्व था। अगला, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? गिरधर लाल निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। अगला, गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता था। ठीक है। अगला, सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र था पत्रकार। अगला, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो खोखा से। अगला सवाल, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? तो मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुई थी। अगला, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अगला, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? मैक्स मूलर का जन्म 1823 में। अगला, रानी विक्टोरिया विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो नाइट की उपाधि के लिए बुलाया था। अगला, फेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो फेडरिक मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे के रचयिता हैं। भारत कहाँ बसता है? तो भारत गांवों में बसता है। अगला, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। अगला, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने कहा कहा था? क्या कहा था? यानी वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। अगला, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण हो कविता लिखने लगे थे? लैटिन भाषा में। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। अगला अगला हो जाएगा, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा परिपूर्ण कहा है? वो है हमारा भारत। ठीक है। अगला देश सॉरी अगला सवाल, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। अगला, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? जर्मन भाषा में। ठीक है। अगला, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेम मूलर। अगला, नृवंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? तो मानव शास्त्र। क्या हो जाएगा? मानव शास्त्र। अगला, मैक्स मूलर में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को कहा? तो वो भारत देश को कहा था। किस देश को? भारत देश को कहा। अगला सवाल, मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय से प्रारंभ किया था? लिपजिंग विश्वविद्यालय से। किस विद्यालय से? लिपजिंग विश्वविद्यालय से। भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया था? तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। ठीक है। अगला, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। अगला, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध यूनानियों से है। अगला, नृवंश विद्या किससे संबंधित है? मानव विज्ञान से। अगला, दारिस क्या है? दारिस सोने का प्राचीन सिक्का है। अगला, शाहनामा का रचना काल 10वीं से 11वीं शताब्दी। अगला, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत। अगला, भारत को कैसे सोपन ऋषियों की आवश्यकता है? सर विलियम जोन्स की जैसे। ठीक है। अगला, मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो संस्कृत भाषा को कहा है। अगला, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक चला? 3000 वर्ष तक। ठीक है। हॉक्स कैसे थे? हॉक्स यानी कौन थे? तो वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। अगला, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो इग्निस के रूप में मिलता है। किस रूप में? इग्निस के रूप में। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अगला, कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया था? तो मैक्स मूलर ने किया था। ठीक है। किसने किया था? मैक्स मूलर ने। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। प्राचीन मानव। अगला, मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा भारत की जनजाति है। वो भी भारत के किस राज्य से? तो झारखंड से।
भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रतीक होता है? तो ये युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अगला, कौन प्राचीनतम भाषा है? तो प्राचीनतम भाषा संस्कृत। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है? तो ये ललित निबंध है। ठीक है। अगला सवाल, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ये ललित निबंध है। अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? नाखून क्यों बढ़ते के रचयिता हैं। अगला सवाल, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है? यानी उसके पाश्विक वृत्ति का प्रतीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? सन 1979 में। अगला, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या से रचना है? उपन्यास। ठीक है। अगला सवाल, कालिदास की लालित्य योजना किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है? हाँ, दधीची मुनि। ठीक है। अगला, असुरों के पास नहीं थे लोहे के अस्त्र। क्या नहीं थे? लोहे के अस्त्र। कामसूत्र किनकी रचना है? कामसूत्र वात्स्यन की रचना है। ठीक है। अगला, दधीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का क्या बना था? वज्र बना था। अगला, पहले से मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? अपनी रक्षा के लिए। अपनी रक्षा के लिए। अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सेल्फ डिपेंडेंस। क्या कहते हैं? सेल्फ डिपेंडेंस। अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त को। ठीक है। अगला, नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? तो एटम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। अगला, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जब जंगल में जीवन बिता रहे थे तब। ठीक है। कब? जब जंगली जीवन था तब। अगला, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते थे? यानी नेता लोग दिया करते थे। अगला, कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो वो है प्रकृति। ठीक है। अगला, कल्पता किसकी रचना है? कल्पता हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला, कौन सी रचना हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो वो है माटी की मूर्तें। ठीक है। अगला सवाल, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? यानी मानववादी। ठीक है। अगला सवाल, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ियों में कैसा भाव जगाता है? तो सांस्कृतिक आत्मगौरव। सांस्कृतिक आत्मगौरव। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो मानववादी। अगला सवाल, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बढ़े का जिक्र किया है? यानी महात्मा गांधी का जिक्र किया है। अगला, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें। कौन सी? माटी की मूर्तें। ठीक है। अगला सवाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, नाखून क्यों बढ़ते के निबंध में नई पीढ़ी को कैसा भाव जगाता है? तो वह है सांस्कृतिक आत्मगौरव। ठीक है। कल्पता किसकी रचना है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला, अगला अगला 2-3 सवाल रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? वो है प्रकृति। अगला सवाल, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? दाक्षिणात्य। कौन? दाक्षिणात्य। अगला, नख किसका प्रतीक है? तो नख पशुता का प्रतीक है। अगला सवाल, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो वो है बंदरिया। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? तो हिरोशिमा जापान में अवस्थित है। ठीक है। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया है? तो देवताओं का राजा इंद्र को संबोधित किया गया है। अगला, किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे? तो इसका राइट आंसर गौड़ देश के लोग। अगला, महाभारत क्या है? तो महाभारत एक पुराण है। ठीक है। अगला, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है। अगला, अशोक के फूल किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। अगला, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा
परिवेश किस परिवेश में हुई थी? तो ग्रामीण परिवेश में। ठीक है। अगला, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। ठीक है। अगला, नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? तो वह है गुणाकर मूल्य। अगला सवाल, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब मिलने लगते हैं? तो 8वीं शताब्दी। ठीक है। अगला सवाल, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरावती, महाराष्ट्र में। ठीक है, 1935 में हुआ था, याद रखना है। अगला, हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो 2 सदी पहले। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं? तो वह है दक्षिणी भारत से। अगला सवाल, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य की रचना है। अगला, गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की बहन की संज्ञा दी है? तो वह है बांग्ला। ठीक है। अगला सवाल, देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? 2 सदी पहले बने थे। अगला, अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो गुणाकर मूल्य जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? तो ये निबंध है। ठीक है। अगला सवाल, गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ? गुणाकर मूल्य का निधन 2009 में हुआ था। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? तो देवनागरी में। ठीक है। अगला, मूले जी ने मिडिल स्तर पर किस भाषा को पढ़ाया? तो वो मराठी भाषा को पढ़ाया था। ठीक है। अगला, नागरी लिपि का अस्तित्व कब कब से आया? 1000 के ईस्वी के आसपास आया था। देवनागरी किसे कहा गया है? तो देवनगरी किसे कहा गया? काशी को कहा गया। ठीक है, देवनगरी। अगला, श्रवण बेलगोला जैन तीर्थन स्थल कहाँ पर है? तो वह कर्नाटक में है। ठीक है, आपको याद रखना है। सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। ठीक है। अगला सवाल, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? तो वो दक्षिण भारत से मिलते हैं। अगला, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो ब्राह्मी लिपि का संबंध है। अगला, बेतमा कहाँ पर है? बेतमा इंदौर के पास है। ठीक है। अगला सवाल, दक्षिणी भारत की नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? तो नंदी नागरी कहा जाता है। अगला, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि सहपाद। ठीक है, सरहपाद। दक्षिण भारत के पांग्य प्रदेश से किस राजा पल्यम ताम्रपत्र मिले? तो ये राजा वरुगुण। ठीक है, वरुगुण। अगला, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। अगला, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली कहा जाता है। अगला सवाल, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। ठीक है। अगला सवाल, गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है? देवनगर। क्या कहा जाता है? देवनगर। अगला, इस्लामी शासक का आरंभ काल कब से हुआ? तो 12वीं सदी से माना जाता है। अगला, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो मां की मार के कारण घर से भागा था। अगला, आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? आकाश पक्षी उपन्यास की रचना है। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? तो डिप्टी कलेक्टरी। ठीक है। अगला सवाल, अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किया था? तो 1946 में। अगला, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैंने इतने मेहनत से आप लोग के लिए इस वीडियो को बनाया है ना। चलिए, अगला सवाल क्या है? अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगर अगला सवाल है, वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विद्या है? तो वानर सेना उपन्यास है। ठीक है। अगला, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत। ठीक है। अगला, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो दिल बहादुर। ठीक है। अगला सवाल, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? 11 रुपयों की चोरी का इल्जाम। अगला, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर क्या आए थे? कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कथाकार के साले साहेब लेकर के आए थे। ठीक है। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि ले गया था? ले चला था 2 रुपया। अगला, अमरकांत की रचना कुहासा। ठीक है। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कौन है? वह है निर्मला। ठीक है। अगला, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी?
तो बहादुर को माँ की याद नहीं आती थी। किसकी याद नहीं आती थी? माँ की। अगला, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी? गुस्सैल टाइप की थी। ठीक है। अगला, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो लेखक के अतिथि ने लगाया था। अगला, बहादुर स्वभावतः कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती लड़का था। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? तो निर्मला ने उड़ा दिया था, लेखक की पत्नी ने उड़ा दिया था। लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपए चोरी होने की बात कही थी? तो 11 रुपए चोरी होने की बात कही थी। अगला, नेकर का अर्थ क्या है? नेकर का अर्थ क्या होता है? पैंट। ठीक है। अगला, अमरकांत को किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया था? डिप्टी कलेक्टर के लिए पुरस्कृत किया गया था, डिप्टी कलेक्टर के लिए। अगला, निर्मला कौन थी? तो कहानीकार की क्या थी? पत्नी थी। अगला, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी थी? तो आंचल रखकर रोने लगी थी। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो नेपाल से भागकर आया था। ठीक है। बहादुर कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? यानी बहादुर जो कहानी उसमें लड़के का क्या नाम था? किशोर। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो अमरकांत की कहानी है। ठीक है। अगला, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो किशोर ने कर दी थी। अगला, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? जलेबी। ठीक है। अगला, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? माँ के रूप में देखता था। बहादुर लेखक की पत्नी को माँ के रूप में देखता था। जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? तो यह बहादुर के मन में उत्पन्न हुई थी। अगला, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। अगला, जातीय अस्मिता की दृष्टि इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न एवं अविच्छिन्न दोनों। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा। अगला, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया? अंग्रेजी भाषा में। अगला, रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे? तो लखनऊ। राज्य नहीं, लखनऊ गए थे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। रामविलास शर्मा का निधन किस वर्ष हुआ था? 30 मई 2000 को हुआ था। ठीक है। अगला, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अगला, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में निधन हो गया था। अगला अगला सवाल क्या है? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा। अगला, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह संपन्न होती है। अगला, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में सब बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? तो 1917 की क्रांति में हुआ था ऐसा। ठीक है। अगला सवाल, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अगला, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक रही है? तो यह प्रतिभाशाली मनुष्यों की रही है। अगर अभी तक वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? वो था एथेंस। ठीक है। अगला, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है स्वाधीन। साहित्य रूप में स्वाधीन। अगला, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? तो के हिंदी संस्थान के। अगला, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? तो समाजवाद। क्या है? समाजवाद। अगला, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? तो प्रगतिशील आलोचना का विकास साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अगला, वायरन किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। अगला, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? वर्ग युद्ध नहीं होता। अगला सवाल, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो यह रामविलास शर्मा की पुस्तक है। अगला, एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप में। एथेंस यूरोप में। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो ये 3 खंडों में रचित है। अगला, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है? वह प्राचीन संस्कृति।
अगला, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ठीक है। अगला, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की। अगला, परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह निबंध है। अगला, हरिश्चंद्र किनकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। ठीक है। अगला, आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन। अगला, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? भारत सरकार को। किसको दे दिया था? भारत सरकार को। अगला, अय्यंगार जी ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो 1943 में। अगला, लैटिन कवि कौन थे? तो वर्जिल। अगला सवाल, हरिश्चंद्र शर्मा जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में 2000 ईस्वी में हुई थी। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? 7। ठीक है। अगला, रामविलास शर्मा निम्नांकित में क्या थे? आलोचक थे। अगला सवाल, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? बिरजू महाराज से। किससे? बिरजू महाराज से। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938 को। अगला, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 1938 को। अगला सवाल, कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? तो 6 वर्ष की आयु में। अगला, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तो उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष थी। अगला सवाल, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किसकी पीढ़ी के? 7वीं पीढ़ी के। कितने पीढ़ी के? किस पीढ़ी के कलाकार थे? 7वीं पीढ़ी के। अगला सवाल है, जीत जीत में निरखत हूँ किसकी रचना है? तो बिरजू महाराज की। अगला, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से है। अगला सवाल, बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी? तो कथक में महारत हासिल थी। ठीक है। जीत जीत में निरखत हूँ किस विद्या की रचना है? तो यह साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? तो कथक के पर्यायवाची बन गए। अगला, बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी? रश्मि वाजपेयी। अगला सवाल, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है। अगला, बिरजू महाराज की कला किससे संबंधित है? नृत्य कला से। ठीक है, किस कला से? नृत्य कला से, डांसिंग से। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? 9.5 साल थी। अगला, रश्मि वाजपेयी कौन थी? नृत्यांगना थी, यानी पंडित बिरजू महाराज की शिष्य थी, है ना। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने किया? यानी साक्षात्कार किसने लिया है? तो रश्मि वाजपेयी ने। अगला सवाल, अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलना। ठीक है। रश्मि वाजपेयी संपादक नटरंग पत्रिका की। ठीक है। बिरजू महाराज के शागिर्द है कौन? शाश्वती। शागिर्द है कौन? शाश्वती। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 27 साल की उम्र में मिला था। ठीक है। अगला, बिरजू महाराज की शादी कितने उम्र में हो गई थी? तो ये 18 वर्ष में हो गई थी। ठीक है। अगला सवाल, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बागला को सिखाते थे। अगला सवाल, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? 54 के साल के थे। 54 साल के थे। बिरजू महाराज को तालीम किसने दी थी? किनसे मिली थी? पिताजी से मिली थी। अगला सवाल, नटरंग पत्रिका का संबंध है किससे? रंग कर्म से। अगला, किसने साहित्य नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? पंडित बिरजू महाराज ने। अगला सवाल, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। ठीक है। अगला सवाल, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? कल कपिला जी से हुई थी। कपिला जी से हुई थी। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो अनुराधा उनकी शिष्या नहीं थी। अगला, बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? 9 वर्ष की। 9 वर्ष की उम्र के थे तब मृत्यु उनकी हो गई थी, पिताजी की। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? 8 वर्ष की उम्र में। बिरजू महाराज को संगीत भारती जोड़ने में किनका योगदान था? कपिला जी का योगदान था। ठीक है। अगला, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2 संतानें थी।
अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई? 3 दर्जन। अगला सवाल, अविन्यो कहाँ स्थित है? फ्रांस में। अविन्यो, फ्रांस। अविन्यो पाठ के लेखक का क्या नाम है? अशोक वाजपेयी। अगला सवाल, अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो 27। अगला सवाल, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला सवाल, ला मादामोजेल द अविन्यो किसकी कृति है? तो पिकासो की। अगला, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941। अशोक वाजपेयी जी का माता का क्या नाम था? निर्मला देवी। निर्मला देवी। अगला, अविन्यो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? तो दक्षिणी फ्रांस। अगला, अशोक वाजपेयी जी के माता का क्या नाम था? निर्मला देवी। ठीक है। अगला सवाल, अविन्यो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? तो दक्षिणी फ्रांस का। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी। अगला, किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? फ्रेंच शासकों ने। ला संज क्या है? ला संज ईसाई मठ है। अगला, आंद्रे आंद्रे ब्रेंता क्या है? आंद्रे ब्रेंता एक कवि थे। ठीक है। कवि कवि। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अविन्यो में किया जाना था? तो महाभारत में। ठीक है। महाभारत इसका आंसर हो जाएगा। अगला, विलनव ल अविन्यो का अर्थ क्या होता है? अविन्यो का नया गांव। अगला, काथुसियन संप्रदाय ईसाई का मठ था? ला शत्रुज। अगला, अविन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रोन नदी के किनारे। अगला, अविन्यो फ्रांस दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या था? शहर था। अगला, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? समवेत। अगला, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ यानी कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। ठीक है। अगला सवाल, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? ए बी यानी प्रतीक्षा करते पत्थर और नदी के किनारे भी नदी। ठीक है। ये दोनों है। अगला, नदी के किनारे भी नदी गद्य काव्य किसकी कृति है? किसकी कृति? अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल, अवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख क्या रहा है? कला केंद्र रहा है। अगला, शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। अगला, अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं लिखी गई थी? 35 कविता, 27 गद्य। अगला, इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था? पहचान का संपादन किया था। अगला, कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय गायक। कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक। पिकासो की प्रसिद्ध रचना शीर्षक द ल मादामोजेल द अविन्यो। अगला, अविन्यो क्या है? फ्रांस का छोटा शहर, प्रसिद्ध शहर, प्राचीन शहर यानी इनमें से सभी। पिकासो क्या थे? पिकासो एक चित्रकार थे। ठीक है। लेखक कितने वर्ष पहले अविन्यो गए थे? 10 साल पहले। 10 साल पहले। अगला, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया? निम्न निम्न वर्ग का चित्रण किया गया है। ठीक है ना। अगला सवाल, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को। अगला, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? मकान के नीचे। मकान के नीचे। संतु क्यों उदास हो गया? मछली के काटने से उदास हो गया था। अगला, संतु के घर से 3 मील दर कौन सी नदी थी? मोहारा नदी थी। कौन सी नदी? मोहारा नदी। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1990 में मिला था। अगला, मछली पाठ के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अगला, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्यम वर्ग का जीवन वर्णित है। पिताजी किससे नाराज थे? पिताजी भग्गू से नाराज थे। ठीक है। किससे नाराज थे? भग्गू से। अगला, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। अगला, नौकर की कमीज किसकी विद्या है? तो उपन्यास है ये। किसकी विद्या? कैसी रचना है ये? उपन्यास है।
मसाला कौन कौन पीस रही थी? लेखक की माँ पीस रही थी। अगला, मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा था? ड्रम के पीछे। कहाँ पे? ड्रम के पीछे। कौन ठंड से कांप रहा था? संतू। ठीक है। अगला सवाल, मछली से कौन डर रहा था? तो संतू डर रहा था। अगला सवाल, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। अगला, किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? मृत मछली की आंखों में झांकने से परछाई नहीं दिखती है। मछली कहानी शुक्ल जी की किस संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय से ली गई है। अगला, संतु नरेन आपस में कौन थे? भाई भाई थे। अगला सवाल, किस साधन के ऊपर मछली रखकर काटी जाती थी? पाटे के ऊपर रखकर काटी जाती थी। अगला, घर के अंदर की तरफ कि किसके जोर जोर चिल्लाने की आवाज आ रही थी? तो पिताजी की आवाज आ रही थी। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो भग्गू के द्वारा किया जाता था। भग्गू कौन था? तो भग्गू घर का नौकर था। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? पिताजी ने कहा था। ठीक है। अगला, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? संतू। ठीक है। अगला, किसके घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? माँ को। ठीक है। किसे, यानी किसे घर में मछली का मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? वो माँ को नहीं लगता था। संतू मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। अगला, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो वो है मुहर्रम। अगला, यतीन्द्र मिश्रा रचनाकार के रूप में मूलतः कवि थे। क्या थे? कवि थे। अगला, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 में। अगला, यतीन्द्र मिश्र ने गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक कौन सी पुस्तक लिखी है? वह, उस पुस्तक का नाम क्या है? गिरजा। ठीक है। अगला, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमरांव। ठीक है। अगला, यतीन्द्र मिश्र बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे हैं? 1999 से। अगला, यतीन्द्र मिश्र ने कहाँ से हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किया? तो लखनऊ से किया था। अगला सवाल, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो यतीन्द्र मिश्र। अगला, नौबत खाने में इबादत साहित्य का कौन सा विद्या है? तो यह व्यक्ति चित्र। अगला, बिस्मिल्लाह खान के परदादा का क्या नाम था? उस्ताद सलाद हुसैन। अगला, बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे शहनाई वादक। शहनाई वादक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम था? कमरुद्दीन। क्या नाम था? कमरुद्दीन। अगला, नौबत खाने में इबादत विद्या की कैसी रचित है? व्यक्ति चित्र। कैसी? व्यक्ति चित्र। अगला, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। अगला, बिस्मिल्लाह खान का बाल्यकाल में कितने कितने वर्ष डुमरांव में बिताकर काशी में रहने गए थे? 5 से 6 वर्ष। 5 से 6 वर्ष। अगला सवाल, शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? वह सुशीर वाद्य। अगला, शहनाई की रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? तो नरकट। नरकट। अगला सवाल, फंक कर बजाए जाने वाले वाहों में शाह की उपाधि किसे दिया गया? शहनाई को। अगला, रसूलन बाई थी कौन? रसूलन बाई एक गायिका थी। अगला सवाल, बिस्मिल्लाह खान के मामा का क्या नाम था? सादिक हुसैन। अगला सवाल, बिस्मिल्लाह खान के बड़े भाई का क्या नाम था? शमसुद्दीन। अगला सवाल, कुलसुम कौन थी? हलवाइन थी। ठीक है। अगला सवाल, बिस्मिल्लाह खान के पिताजी शहनाई कहाँ बजाते थे? मंदिर में बजाया करते थे। अगला, बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ? 21 अगस्त 2006 को। अगला, बिस्मिल्लाह खान के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजवाता था? तो मुहर्रम के दिन। अगला, शाहनेय की उपाधि किसने दी थी? किसे दी गई? शहनाई को। अगला, सुलोचना सुलोचना कौन थी? तो अभिनेत्री। अगला सवाल, बिस्मिल्लाह खान को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? तो 8 आना। अगला सवाल, काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। ठीक है। अगला, बालाजी मंदिर जाने के लिए कितने रास्ते थे? 2 रास्ते थे। अगला, किस देश में फूंक कर बजाए जाने पर वाद्य यंत्र नथ बोलते
है अरब, अरब देश में, ठीक है। अगला सवाल, बिस्मिल्लाह खान को किस चीज का बुखार था? तो फिल्म देखने का, ठीक है। अगला सवाल, शहनाई बजाने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता था? रीड, ठीक है, रीड। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की। अगला, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। अगला सवाल, गांधी जी का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है। अगला सवाल, गांधी जी की रचना कौन सी है? शिक्षा एवं संस्कृति। अगला सवाल, गांधी जी की माता का क्या नाम था? पुतलीबाई, ठीक है। अगला सवाल, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ ठाकुर ने, यानी टैगोर ने। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। अगला सवाल, शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? महात्मा गांधी के। अगला सवाल, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? रूस के। अगला सवाल, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो अंग्रेजी भाषा के। अगला, महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था? 1883, 1883। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। अगला सवाल, यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया एक पत्रिका है। अगला, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि और नाटककार दोनों के रूप में जाना जाता है। अगला, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? तो दस्तकारी या उद्योग, दस्तकारी या उद्योग। अगला, हरिजन के संस्थापक कौन है? तो हरिजन के संस्थापक महात्मा गांधी। अगला, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब तक रहा? तो 1893 से 1914 तक रहा था, ठीक है। अगला सवाल, महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम व बढ़िया शिक्षा क्या है? वह अहिंसक प्रतिरोध। अगला, गांधी जी के दो हथियार थे, सही अहिंसा और सत्याग्रह। अगला, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? लंदन, ठीक है। अगला सवाल, उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। अगला सवाल, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? हृदय की शिक्षा। ये मतलब लास्ट सवाल हो चुका है, ठीक है ना। अब तक जितने भी सवाल मैंने कराए हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ष में पूछे गए हैं, और जो पूछे जाने की संभावना है वो मैंने सारे सवाल यहाँ पे करा दिए। तो बस अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो कैसा लगा। इसका शाम को यानी शाम 7:29 पर आपका गद्य काव्य खंड का वीडियो आएगा, और एग्जाम से पहले इस वीडियो को बस देख लेना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।